कर दिया था, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट में हमारे पास में इसमें इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसको क्या करा था, उसको अभी यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिले कि जो सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस है ना वो थोड़ी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल है ना उसको भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी इन्होंने बोला कि कंपनी का जो चार्टर एक्ट है यहाँ से, ठीक है, वो कैसा कर दिया, रिन्यू कर दिया, ठीक है। कंपनी का जो एक्ट था वो रिन्यू कर दिया गया 20 सालों के लिए, कि 20 सालों के लिए हम उसको दे रहे हैं ट्रेड एंड जो भी पॉलिटिकल फंक्शन है उसको करने के लिए। अभी गवर्नर जनरल की जो पावर है ना उनको भी बढ़ाया गया। यहाँ पे सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे जिनको ओवर राइडिंग पावर दी गई वो थे हमारे कहाँ पे, कॉर्नवालिस साहब जी, ठीक है, ये थे हमारे पास में। अभी इन्होंने क्या करा था, जब ये इंडिया में आए थे इन्होंने बोला कि आई विल बी दी, मेरे पास में जो कमांडर इन चीफ की पावर है ना वो उनको दी जानी थी। फिर उसके बाद में इस एक्ट से आपको देखने को मिलेगा कि जो कमांडर इन चीफ होते हैं है ना वो क्या होंगे, काउंसिल के मेंबर तभी होंगे जब उनको स्पेसिफिकली अपॉइंट करा जाएगा, ठीक है। साथ में इन्होंने क्या बोला कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन द पॉलिटिकल फंक्शन जो होंगे उनका स्टाफ है वो कहाँ से होगा, इंडियन जो रेवेन्यूज़ होंगे, ठीक है, वहाँ से उनको पेमेंट है जितना भी है वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे जुडिशल रिफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जुडिशल रिफॉर्म लाने की हमने क्या करी है, ठीक है, जुडिशल रिफॉर्म लेके आए हैं यहाँ पे इस एक्ट के अंदर। अभी इस एक्ट में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट, तो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि गवर्नर जनरल के पास में मोर राइड ओवर पावर होंगी, ओवर राइडिंग पावर होगी। साथ में ट्रेड जो मोनोपोली है हमारी वो कितने सालों के लिए होगी, यहाँ पे 20 ईयर्स के लिए, ठीक है। एंड और जो भी ब्रिटिश के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जितना भी स्टाफ होगा वो कहाँ से होगा, इंडियन रेवेन्यू से उनको पेड करा जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास आता है यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये एक्ट वो है, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, सीडीएस के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, और हमारे यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम है वहाँ पे भी 2019 में यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है हमारे कि यहाँ पे जो मोनोपोली है ट्रेड की है ना वो एंडेड कर, जो हमें देखा कि लास्ट 20 ईयर्स के लिए दिया गया था, अभी उस ट्रेड मोनोपोली को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। एक्सेप्ट कहाँ पे, मोनोपोली चाय के अंदर और ट्रेड विद द चाइना, उनको अभी भी कंटिन्यू करा गया है ईआईसी को, लेकिन बाकी जो ट्रेड था है ना वो ओपन कर दिया गया था बाकी मेंबर्स के लिए, कि जो ब्रिटिश राज्य था उनके ट्रेडर्स थे उनके लिए ओपन कर दिया। फिर उसके बाद में क्राउन की सोवरेनिटी थी है ना वो एक्सर्ट की गई किसके ऊपर, इंडियन टेरिटरीज़ के ऊपर में, ठीक है। साथ में 2 इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ करा इंडिया में प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्लाइजेशन, ठीक है, कि आप धर्म का प्रचार कर रहे हो। देन उसके बाद में एजुकेशन, इस एजुकेशन की पॉलिसीज़ यहाँ पे लाई गई कि इंडिया में लोगों को एजुकेट करा जाए, किसके लिए, वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसके लिए इन्होंने 1 लाख रुपीज़ जो थे वो यहाँ पे खर्च करने के लिए बोले गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप 1 लाख रुपीज़ है वो वेस्टर्न एजुकेशन के लिए लगाओ, ठीक है। फिर साथ में यहाँ पे है कि जो टैक्सेशन लाया गया, टैक्सेशन कहाँ पे, लोकल गवर्नेंस के लिए, कि लोकल जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, टैक्स इम्पोज कर सकती है पीपल रेजिडेंट्स के लिए ऊपर, और साथ में अगर कोई टैक्स नहीं भरता है ना तो उनको क्या कर सकते हैं, पनिश भी कर सकती है, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है। देन उसके बाद में हमारे पास में आता है चार्टर एक्ट ऑफ कौन सा, 1833। यहाँ पे अभी हमने देखा कि कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया है। जो हमने देखा था किसमें था, ड्यूअल कंट्रोल कहाँ पे आया था, पिट्स इंडिया एक्ट में, 1784 में, वहाँ पे ड्यूअल कंट्रोल चला था किसका, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन का। अभी यहाँ पे हमारे किसको, कमर्शियल जो फंक्शन है उनको ख़त्म कर दिया गया और उसको कैसे बना दिया गया, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। अभी यहाँ पे याद रखना है हमें क्या हुआ है, सेंट्रलाइजेशन हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रलाइजेशन, कि जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। अब फर्स्ट थे हमारे कौन से, लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट, उनको सिविल और मिलिट्री दोनों की अथॉरिटी दी ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। देन उसके बाद में
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, है ना, वहाँ पे क्या करा, लेजिस्लेटिव पावर दी गई। जो हमारे गवर्नर जनरल बने उनको क्या दिया, लेजिस्लेटिव पावर भी दी गई। ठीक है, कि वो लेजिस्लेशन भी कर सकते हैं। कहाँ पे, जो हमारे जो बॉम्बे थे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसीज थी, है ना, उनको सब ऑर्डिनेट कर दिया गया किसके, बंगाल के। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि उनको रिसीव करी क्या, लेजिस्लेट करने की पावर ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। अभी यहाँ पे ना लॉ मेंबर हमारे पास में इंक्लूड करे जाते हैं, इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उनके अंदर जो थे हमारे पास में सबसे पहले लॉर्ड मकौले। ठीक है, फिर होता है कोडिफिकेशन। इन्हीं की वजह से हमारे पास में फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है। जो हमारे पास में मॉडिफाई जो लॉज होते हैं इंडिया में, जो उस टाइम पे लॉज थे, उनको कोडिफिकेशन का काम इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लॉ कमीशन का भी आता है तो लॉर्ड मकौले, एंड सेकंड इज यहाँ पे कोडिफिकेशन हुआ है। फिर लेजिस्लेटिव पावर दी गई है। जो हमारे पास में जो क्या था कि जो मद्रास और बॉम्बे थे, है ना, उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर थी, है ना, उनको छीन लिया गया और साथ में सबऑर्डिनेट भी बना दिया गया। अभी इस एक्ट के बाद से क्या होता है हमारे पास में, जो इससे पहले के जो एक्ट बने थे, है ना, उनको रेगुलेशन बोला जाएगा, और उसके बाद में जो एक्ट आएंगे, है ना, उन सबको हमारे पास में प्रॉपर एक्ट्स बोला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर साथ में उन्होंने डिक्लेयर करा कि एम्प्लॉयज़ जो थे, कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगे। ये प्योरली कैसे, अभी रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी लॉज जो इम्प्लीमेंट होते हैं उनसे। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि इक्वालिटी का क्लोज है ना, ये यहाँ पे ऐड हुआ है हमारे पास में। ओके, फिर उसके बाद में आता, हम देखेंगे 20 ईयर्स निकल जाते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में आता है 1853 चार्टर एक्ट। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद में हम देखेंगे कि क्राउन रूल आ जाएगा। ठीक है, हमें दिखता है कि 1857 की लड़ाई होती है, एंड देन उसके बाद एवरीथिंग विल चेंज। सो उससे पहले ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन होता है पावर्स का। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, राइट, वो पढ़ा था हमने कि उसको बढ़ाया था। ठीक है, अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या होता है कि उनको लेजिस्लेटिव पावर दी गई थी लास्ट एक्ट में। अभी वो क्या करते हैं, उनकी लेजिस्लेटिव पावर को और जो उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बोलें कि बाय ब्यूरिफिकेशन हुआ है किसका, लेजिस्लेटिव का और एग्जीक्यूटिव फंक्शन का। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है क्या, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तरीके से। ठीक है, जो कि आगे जाके पार्लियामेंट के जो प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है, उन सबको वो करेगी। ठीक है, सो इट क्रिएटेड क्या, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर उसके बाद में होता है लोकल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड पॉइंट आता है लोकल रिप्रेजेंटेशन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जो 6 प्रोविंसेस थे, ठीक है, उनमें से 4 जो थे वहाँ पे क्या होंगे, 4 आउट ऑफ द 6 जो काउंसिलर्स होंगे वो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। अभी वो 4 कौन से थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। ठीक है, फिर इसमें इम्पोर्टेंट तो यही है कि पहले तो लोकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में इम्पोर्टेंट है कि सिविल सर्विसेज के मैटर में, ठीक है, कि जो ओपन कर दिया, ओपन रिक्रूटमेंट की पॉलिसी थी वो यहाँ पे लाई गई थी, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसीज तो लेके आए थे, तो इतना याद रखना है हमें। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो EIC के डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी क्या करा जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि इसमें 3 मेन तो इम्पोर्टेंट 3 ही चीज़ें हैं। पहले लोकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, देन उसके बाद में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, और साथ में इंट्रोड्यूस करा गया क्या, ओपन कंपटीशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, इतना होगा।